चलिए आज की क्लास में क्या पढ़ना है हमको, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। ठीक है, ये द्वितीय चरण को हमको पढ़ना है। और द्वितीय चरण को पढ़ने से पहले जो हमने पहले चरण में पढ़ा था, अब सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि सबसे पहली बात आती है कि जो हम स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम देख रहे हैं फेज 2 का, ये फेज 2 क्यों क्यों जरूरत पड़ी किसी भी, अगर हम किसी भी मिशन की बात करें, मिशन मतलब समझते हैं ना, ऑपरेशन या मिशन। मिशन मतलब ये होता है कि किसी भी सूरत में किसी भी स्थिति में हम उन चीजों को उन्मूलन करना है, जिस भी मतलब काम को पूरा करने की प्रायोरिटी बिल्कुल सुपर प्रायोरिटी रहती है। अगर हम किसी भी जगह पे मिशन की बात करते हैं तो वहां पे काम को पूरा करना ही है, बोलते हैं ना कि ये मिशन मोड पे लेके जाना है। तो मिशन मोड मतलब चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, उन चीजों को हमें पूरा करना ही है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन की, एसबीएम की। तो स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक फेज चला हमारा। तो अगर एक फेज की हम बात करें तो फेज 1 में हमने निर्दिष्ट जो लक्ष्य थे, जो हमें लक्ष्य पाने थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई, या जो हम सोच करके चल रहे थे, या सरकार जो सोच करके चल रही थी कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, या और अन्य प्रकार के जो स्वच्छतागत जो अभियान है या स्वच्छतागत जो चीजें थी, वो स्वच्छतागत चीजें नहीं आ पाई। तो नहीं आ पाने की स्थिति में फिर से एक मिशन शुरू किया गया। और वो मिशन कुछ महीने बाद, जैसे पहला मिशन का जब एंड हुआ, पहला मिशन की समाप्ति कब हुई, 2 अक्टूबर 2019 को। तो 2019 को समाप्ति होने के पश्चात फिर कुछ देर रुकने के बाद, कब, अप्रैल 2020 से हमने एक मिशन फिर लॉन्च किया। और वो मिशन का लक्ष्य रखा हमने कब तक, 31 मार्च 2025 तक। तो अब 31 मार्च 2025 तक हमें इसमें जो निर्दिष्ट लक्ष्य थे, उसको लक्ष्य को क्या करना था, प्राप्त करना था। इन उद्देश्यों से ये सेकंड फेज शुरू किया गया। तो जो उद्देश्य हमारे पहले फेज में थे, कमोबेश वही उद्देश्य आपके सेकंड फेज में भी रहेंगे, स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा। ठीक है, पहले फेज की तुलना में दूसरे फेज का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा क्या होगा, बदला हुआ रहेगा। क्लियर हो रही बातें। चलो, तो यहाँ पे क्या क्या स्वरूप था और किन किन उद्देश्यों के लिए आएगा, कब से शुरुआत हुई, तो कब से शुरुआत हुई हमने देख लिया है। कब, 1 अप्रैल 2020 से कब तक, 31 मार्च 2025 तक। ये 2025 तक चलेगा। सेम कहानी वहां पे जैसे हम फाइनेंस की बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, वित्त का बंटवारा अगर हम बात करें, तो वित्त के बंटवारा की बात जैसा फर्स्ट फेज में था वैसा ही सेकंड फेज में ही होगा। किसमें, यहाँ पे 60:40। ये तो 60% अनुपात, 60:40 करने का मतलब 60% जो राशि है वो कौन, केंद्र सरकार व्यय करेगी, और 40% जो राशि है वो कौन, राज्य सरकार व्यय करेगी। किस मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, यहाँ पे जो भी खर्च किए जाएंगे भारत को स्वच्छ बनाने में, अब भारत स्वच्छ बनाना है मतलब ऑब्वियस सी बात है छत्तीसगढ़ भी स्वच्छ बनेगा। और जब छत्तीसगढ़ स्वच्छ बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गांव भी स्वच्छ बनेगा। तो गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश। ठीक है, सिमिलरली डाउनवर्ड देखेंगे तो डाउनवर्ड में देश, देश की बात करें देश से फिर राज्य, राज्य से शहर, शहर से गांव। लेकिन हम यहाँ पे गांव को ही प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे शहर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो मिशन है ये 2 अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइप से लॉन्च किया गया था। शहरों में अलग टाइप की सुविधाएं होती हैं, शहर में अलग टाइप के लोग होते हैं, गांव में अलग टाइप की सुविधाएं होती हैं। तो जहां जहां जैसा जैसा संसाधन उपलब्ध है, उन उपलब्ध संसाधन के आधार पर हमें स्वच्छ भारत मिशन को क्या करना था, संपादित करना था। ठीक है, इन लक्ष्यों के साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का मिशन क्या है, शुरुआत किया गया था। तो इसमें कितना वित्तीय प्रावधान, 60। ठीक है, 60 और 40 का, 40 और 60 केंद्र। ठीक है, लक्ष्य कब से, मतलब ये डेट कब से कब तक, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक। दोनों को याद रखना जी। ठीक है, दोनों में कहानी है। चलो अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं क्या क्या प्रावधान थे। देखो, तो द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था। तो पहले चरण वाले मुख्य उद्देश्य को याद रखना, वो रहेगा ही रहेगा सबके सब। ठीक है, और जहां जहां पे हमने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है उस जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई है तो कोई बात नहीं। जैसे पहले में क्या था कि खुले में शौच मुक्त करना, लोगों को जागरूक करना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये सब था। तो अगर हो गया है तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको वहीं से फिर से क्या करना है, रीस्टार्ट करना था। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से उसको फिर से रिज्यूम करना था। तो इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इन लक्ष्यों को क्या बोलना चाहिए, सुपरविजन में रखते हुए दूसरा फेज का शुरुआत किया गया था। ठीक है, देखो अब क्या क्या था। पहली बात, ओडीएफ की स्थिति को बनाए रखना। ये पहला सबसे प्रायोरिटी ना, कि अभी भी लोग उतने अवेयर नहीं थे, लोग अपने जो आदतों से अभी तक बाज नहीं आए थे कि उन लोगों को खुले में शौच मुक्त करना है, कि इस प्रकार का मिशन चलाया जा रहा है तो चलो ठीक है छोड़ दे, तो नहीं। अभी तक ये पाया गया कि लगातार वो चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री ये वाला जो योजना था, ये वाला जो प्लान था, इसको बनाए रखना। ये आगे भी और चलेगा, क्योंकि इसमें निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी।
इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान किया गया, तो 7-8 अलग अलग टाइप के यहाँ पे और प्रावधान किया गया, किसमें, सेकंड फेज में। ध्यान रखना आपके लिए, अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, तो आपका फर्स्ट फेज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज मच एज सेकंड फेज इज, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड फेज। तो सेकंड फेज की एक एक बातों को ध्यान में रखना है, सेकंड फेज की एक एक चीजों को नोटिस करते चलना है। क्लियर है कहानी? चलो, तो देखो यहाँ पे एक बात आ गई, अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, वहां पे जो था ओडीएफ के लिए बोल रहे थे कि ओडीएफ फ्री कर देना है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, कैसे होगा, तो यहाँ पे फिर उसके लिए अब अलग से इनिशिएट करना शुरू कर दिया कि आखिर में खुले में शौच से मुक्त करना है कि खुले में शौच ना हो, तो उसको कैसे करेंगे, तो बोला गया कि चलो भाई एक एक करके व्यक्तिगत तौर पे पारिवारिक स्तर पर क्या बनाया जाए, शौचालय बनाया जाए। अगर व्यक्तिगत स्तर पर पारिवारिक रूप से अगर शौचालय बनेगा, जितने लोग हैं उनके उतने लोगों को ध्यान में रखते हुए, लेट से कि मान लिया घर में बहुत ज्यादा लोग हैं तो 2-3 शौचालय बना दिए जाएं, घर में लोगों की संख्या कम है तो कम शौचालय बना दिया जाए। तो इस प्रकार से शौचालय की उपलब्धता परिवार और व्यक्तियों के आधार पर हो, यह सुनिश्चित करना, ताकि अब इसमें कई सारी बातें आई ना कि बड़ा परिवार है तो एक शौचालय में कैसे होगा, तो कुछ लोग शौचालय में तो कुछ लोग ओपन डेफिकेशन, तो ऐसा नहीं हो। जैसा भी है व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक स्तर पर क्या करना था, शौचालय का निर्माण करना था। एक एक पॉइंट को समझते चलना। अब देखिए, अब जैसे ये शौचालय निर्माण करना है तो निर्माण कैसे होगा, उसके लिए फाइनेंस लगेगा, उसके लिए बजट लगेगा। तो अब इसके निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी, तो इसके लिए निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए। बहुत सारे लोगों को मिला भी होगा, मिला कि नहीं मिला है? अरे लिखा करके फोटो खिंचवाए हो गए, हाँ फोटो खिंचाने बिना कैसे मिलेगा, शहर में नहीं मिलता शहर में भी मिलता है, आपने आपने प्रयास नहीं किया होगा इसलिए नहीं मिला होगा। तो वहां पे ना जैसे पुराना बन भी गया है तो उन लोगों को भी मिला है जी, जिन लोगों ने पहले बनाया है ना, तो उस मतलब वो थोड़ा सा इलीगल टाइप से तो पहले बना दिए गए हैं, उसको भी ये शो करा करके कि ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही बना हुआ है, करके भी पैसा लिए हैं लोग, सेटिंग वेटिंग कर करके। तो नहीं बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं मिला था। ठीक है, देखिए क्या था। तो अब ये 12,000 रुपए का प्रावधान है, ठीक है। 12,000 रुपए का प्रावधान किसको मिलेगा, हितग्राही को। किस हितग्राही को, जो व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक स्तर पर क्या बनाएगा, शौचालय निर्माण करेगा। तो यहां पे 12,000 कैसा है, तो 10,000 रुपए शौचालय के और 2,000 रुपए उसमें बेसिन एसिन लगाने के, मतलब क्या बोलना चाहिए, पानी वानी की व्यवस्था के लिए। समझ में आ रहा है ना? ये 10 और 2 जो लिखा हूं मैं, ये 10,000 जो है, 10,000 रुपए किसके लिए, शौचालय के लिए। अब यार 10,000 रुपए में शौचालय बनता है, बना लो, जैसा तैसा बनता है, पैसा ले लो, ऐसी कहानी है। तो 10,000 रुपए शौचालय का है, 10,000 रुपए जो राशि है वो शौचालय का है, और 2,000 रुपए उसके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए है, कि वॉश बेसिन बनाना है, कि उसके लिए टैंक कनेक्शन करना है, इन सब के लिए 2,000 रुपए। तो ये दोनों को मिलाकर 10 और 2 मिलाकर के 12,000 रुपए। और ये 12,000 रुपए ऐसा नहीं कि आपको बाई कैश मिलेगा, ये आपको डीबीटी, मतलब जो हितग्राही है उस हितग्राही के डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, सीधा सीधा जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उस लाभार्थी के खाते में सीधा पैसे पहुंचेगा, सीधा राशि अंतरित कर दिया जाएगा। तो ये 12,000 रुपए की राशि 10 धन 2 की, इसलिए ये वाला निर्माण प्रोत्साहन योजना। ठीक है, कौन सा निर्माण प्रोत्साहन योजना, तो व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब ये शौचालय बनाने के लिए पात्र कौन होगा, जैसे उन्होंने कहा कि मूल नहीं मिले है करके, तो आप पात्र में नहीं आएंगे, नहीं आ रही होंगी, तब आपको नहीं मिला है, या मिल भी होगा, आपको हवा थोड़ी ना है। अरे तो अब ये तो गलत बात है ना भाई, इन लोग नहीं रहने तब हम मिला कहते, तो नहीं रहने से कैसे मिलेगा भाई, जो रहेगा उसको मिलेगा। हाँ, सीधी बात है। फिर भी तो 12 ली होगी, तो फोटो खिंचवा के रेलवे स्टेशन में खिंचाते नहीं है जी, वैसी ऐसे वाला चलो, नहीं खिंचाए हो, हाँ आदमी कस खिंचाते इसे करके। अब चाहे तो आप ऐसे भी खिंचवा सकते हो, लुक एट व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय से। हाँ हाँ, नीचे में कैप्शन डाल, हमर बे गधा हम वहां ठीक बोल सकता है, व्यक्तिगत खड़ा है तो दोनों शामिल है ना, हमर में दोनों आ जाते हैं। हाँ, कैप्शन डाल देना जियो जैसा रिकमेंड कर रहा है। देखो अब पात्रता में कौन कौन आएगा, देखो कौन कौन से पात्रता की श्रेणी क्या क्या है। देखो पहले जितने भी एसटी एससी और बीपीएल परिवार, ये एसटी एससी और बीपीएल परिवार, ये इसके लाभार्थी होंगे ना, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय जो स्कीम चलेगा इसके लाभार्थी, व्यक्तिगत तौर पर या पारिवारिक तौर पर। तो एसटी एससी और बीपीएल परिवार, ये
ये पात्र में आएंगे, इनको मिलेगा। दूसरा लघु और सीमांत कृषक, ठीक है, लघु और सीमांत कृषक। बता जागृति, लघु और सीमांत कृषक की कृषक जो होते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है? किनको हम सीमांत कृषक कहेंगे, किसको हम लघु कृषक कहेंगे? हाँ, 1 से 2 क्या अधिक, क्या जमीन भूभाग अगर है तो क्या कहलाएगा? लघु, और उससे कम है तो सीमांत। बड़ा किसान कौन होता है? लघु कृषक बड़ा होता है कि सीमांत कृषक बड़ा होता है? लघु, क्योंकि उसके पास जमीन की उपलब्धता ज्यादा है। चलो ये है। तो अब जो लघु और सीमांत कृषक परिवार हैं, इसके परिवार में भी शौचालय बनना है। लाभार्थी कौन कौन हो गए देखना ना स्कीम के तहत, ठीक है, स्कीम के तहत किनको किनको लाभ मिला है? भूमिहीन मजदूर परिवार, भूमिहीन मजदूर परिवार, देखो एसटी एससी और बीपीएल परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक परिवार, भूमिहीन मजदूर परिवार जिनके पास भूमि नहीं है, और दिव्यांग व्यक्तियों का परिवार। ये सब आपके क्राइटेरिया में आएंगे। और लास्ट, ठीक है, महिला मुखिया का परिवार। घोषित तौर पर ना, अघोषित तौर पर तो होता ही है। अघोषित तौर पर हर घर में मुखिया कौन है जी? कैसे? अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते क्या? भले ही समाज कहता है कि समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन समाज अभी भी महिला प्रधान है। समझ में आ रहा है ना? समाज अभी भी महिला प्रधान है। समझ में आ रही बात? हाँ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, तो महिला प्रधान है अभी भी समाज, ध्यान रखना। पुरुष, चलो ठीक है। तो ये पहली कहानी कौन सा? व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा, सामुदायिक स्वच्छता परिसर। अब भाई जो घर से चूक गया, मान लिया बाहर में गुपचुप खात तो बस सामुदायिक स्वच्छता परिसर रहे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, या किसी शादी ब्याह में पड़ांग खा दिया, आने के पाए आने के आदमी फोकट के पाए तो मरत ले खाए, सुने कि नहीं सुने? बस, तो शादी ब्याह में आदमी भली तबियत खराब है, लेकिन गर्दन के आते तक खा के आना, चाहे कुछ भी हो जाए। बीमार पड़े पड़ जहां 100 दहां 100 छूटो के यहाँ करके, ऐसा संग माऊ लेके जहां कर चलना तहु करके पजाते देवे करके। तो यहाँ पे देखो, सामुदायिक स्वच्छता परिसर क्या होता था? सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे वो बाजार हो, हाट हो, या किसी प्रकार का सार्वजनिक स्थल पर आयोजन हो रहा है। आप देखना जैसे बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़े प्रोग्राम जैसे होते हैं, मान लिया मोदी जी आ गए, मान लिया प्रधानमंत्री जी आ गए, या मान लिया मुख्यमंत्री जी आ गए, तो कोई भी मंत्री मिनिस्टर का दौरा हो रहा है, उस जगह पे देखना मोबाइल टॉयलेट लेकर के जाते हैं, ट्रैक्टर में जी, ऐसे उसको ले जाकर ठक ठक से छोड़ देते हैं, भले में पानी रहे चाहे झन रहे, भले उसमें कोई जाए या मत जाए। लोग इतने दुष्ट हैं, वो मनी अगर पीछू चल दी वो मनी जाए। हाँ, वो जो खड़ा है ना उसके पीछे ओधा है इसे कोई कति जल्दी, लेकिन मजाल है कि उस टॉयलेट का इस्तेमाल कर ले। इतने दुष्ट होते हैं लोग, इतने दुष्ट। अरे तक कुछ करके कुछ कर डाल, मोबाइल टॉयलेट, भूमिगत टॉयलेट बना लो, कैप्सूल टॉयलेट बना लो, मोबाइल टॉयलेट में जिसका मन नहीं है वो। इसीलिए वहां पे बात की गई थी, 3rd नंबर पॉइंट याद करना, अवेयरनेस, लोगों को जन जागरूकता फैलाना, जागरूक करना कि भाई इस्तेमाल करो, ऐसा है। तो ऐसे जगह पे मान लिया बाजार हाट है, सार्वजनिक जगह है, या कोई विवाह का आयोजन हो रहा है, या कोई मेले का आयोजन हो रहा है, या किसी प्रकार का कोई भी सार्वजनिक आयोजन है, तो सार्वजनिक आयोजन में भी गंदगी ना हो। ऐसा नहीं कि लोग अपने घर को छोड़ करके आए और किसी सार्वजनिक जगह पे, देखना ना प्रयागराज वाले बताते थे जी, हाँ बस खड़े हैं तो भाई क्या देखा दुकान के आंखों खड़े बरोबर खड़े। अरे पेपर में सब बातें आती थी, स्वच्छ भारत मिशन ऐसे कर करके फोटो डालते थे सब, देखते तो नहा वहा के पूरा दतन उतन कर पूरा के। अच्छा तो गड़े आदमी को तो जानते ही हो, गंदगी फैलाने माहिर। हाँ, कोनो में नहीं छोड़ा, रात रिखाई वही मेरा पूरा जी। बेचारे लोग, इसीलिए कोई अपने दुकान के सामने में गाड़ी बस खड़ी करने नहीं दे रहा था। और लोग बोलते थे कि सहयोग, अरे सहयोग तुमने सहयोग किया क्या? उसके दुकान के सामने गंदगी फैला रहा हो, दत्तन चीनी करके फेंका था, संसार के कुकर में था। अब बोलेगा कि सहयोग, जूता मार के भगाएंगे। अच्छा कर रहे थे, क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? तो भाई आप भी सहयोग करो, वो भी सहयोग करेगा। वो लोग तो अपना दिल खोल करके बैठे कि आओ चलो कोई दिक्कत नहीं करके, तो तमाशा करेंगे तो जबरदस्ती की बात है। तो यहाँ पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर दिया जाए जगह जगह पे। अब यहाँ पे भी लोग गंदगी फैला देते हैं जी, तो ताला लगाए रहते हैं। सामुदायिक शौचालय में देखना आप, ताला लगा रहता है, तो चाबी मांगे जाबे धनेती। बात समझ में? तो हमारे देश में ना टॉयलेट तक में ताला लग रहा है, क्या बोलोगे? मजबूरियां हैं, मजबूरी है, ठीक है। तो ये प्रावधान कितने का? तो एक पब्लिक टॉयलेट के लिए, अर्थात एक सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 3 लाख, 3 लाख रुपया देख लो, पब्लिक टॉयलेट के लिए 3 लाख। अब इस 3 लाख में भी बंटवारा है,
इस 3 लाख रुपए का जो राशि आएगी, इस 3 लाख रुपए की राशि, उसमें भी बंटवारा है। कैसे बंटवारा है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 70% राशि दी जाएगी और आपके 15वें वित्त आयोग, 15th कमीशन है ना, 15वां, ध्यान रखना, अभी 15th कमीशन चल रहा है, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30% राशि स्वीकृत की जाएगी। तो 3 लाख में से निकाल देना 70% कितना आता है, उतना पैसा कहां से आएगा? केंद्र सरकार से, अर्थात स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। और अगर 30% राशि की बात करें तो वो 15वें वित्त से जो पैसा मिला हुआ है, 15वें वित्त आयोग मतलब समझते हैं ना, पंचायत और राज्य के बीच में क्या करना, पैसे का बंटवारा। 2 प्रकार का वित्त आयोग होता है, एक कौन सा? राज्य वित्त आयोग, और एक केंद्रीय वित्त आयोग। बताओ संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? जिसे पूछूंगा बताएगा। ठीक है, 243 कितना बताओ रवि? 243 आई फॉर इनकम, बताया था ना। तो आई फॉर इनकम, इनकम माने वित्त, वित्त माने यही। हाँ गुड, चलो ये है। तो ये एसबीएम और ये आपका 30% इसमें प्रावधान है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया कौन सा वाला? सामुदायिक शौचालय का निर्माण। पहला कौन सा था? व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय। ये सब प्रावधान है ना, कौन से? स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के। कि स्वच्छ भारत मिशन जो द्वितीय चरण चला, उस द्वितीय चरण में किन किन प्रकार की योजनाएं या किन किन प्रकार के कार्यों का संचालन किया जाता। अब आता है 3rd नंबर पे आपका लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ठोस और तरल। देखो मान ले कोई मुर्गा खा रहा है, अब मुर्गा खाने के बाद दतकन हाड़ल कर दी, हड्डी, ठोस में आएगा कि तरल में आएगा? क्यों जागृति? ठोस। हाँ, मुर्गा हाड़ा, मछली कांटा, ठोस में आएगा। ठीक, हाँ तो ठीक है ना। तो ठोस का अलग निपटारा करना है। और लिक्विड का, मान ले अमटहा कढ़ी, लिक्विड में आएगा। अम्लिक चटनी, बांच गया था, किसमें आएगा? अरे जानते तो मैं प्रैक्टिकल बताता हूं चीजों को बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करके समझो। तो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन अब कैसे करना है इसका? तो शहर में तो जानते हो भैया, शहर में नगर पालिका की ओर से फ्री फोकट का पाए जाते हैं बाल्टी, बराबर बराबर रख दिए, और लेने जब आएंगे तो लोग भी मांगते हैं अलग अलग बाल्टी। नीला बाल्टी देवा जी और हरा बाल्टी देवा जी। तो नीला बाल्टी वाला में, हरा बाल्टी वाला में। बताओ नीला में कौन सा कचरा और हरा में कौन सा कचरा? रुको, नगर पालिका क्षेत्र वाले लोग से संपर्क करते हैं। पक्का? डालती है कि ऐसे ही व्यवहार कर दे रही है? वहां को गोली मारना, तू अपने घर का बता। वहां लगा कर वहीं जाता डाले। अच्छा हाँ, पढ़ी थी, हाँ लिखा रहे थे, ठीक कहते। ठीक, चल अवेयरनेस तो है कम से कम हाँ, अवेयरनेस की बात बताया था ना एक दिन, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा हुआ था। तो योग, सूर्य नमस्कार में कितने प्रकार के आसन होते हैं? अब जो वहां पे बना उसको देखा होगा, वो बना क्या होगा? 11, क्योंकि 11 टन मूर्ति होकर वहां पे पुलिस कंट्रोल रूम के सामने 11 है, 12 ठीक, 12 है। हाँ ठीक ठीक। तो 12 स्टेप होते हैं, 12 मूर्ति बना वहां पे अलग अलग। अब उसको कोई देखा होगा ये पुत्री बने से निकल गए, अब कोई उसको देख करके बढ़िया आया होगा तो वहां पे टिक लगा के आया होगा जी, एक क्वेश्चन प्लस बनाया होगा। और आ रहा है ना? हाँ ठीक, चलो देखना चाहिए चीजों को गौर से। हम सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है ना, तो हमको हर चीज को करीबी से देखना, हर चीज को, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अब देखो यहाँ पे, तो कूड़े कचरे गंदे पानी का निपटारा करने के लिए विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण करने का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। हमने पहले क्या किया? सेंट्रलाइजेशन माने जतका कचरा थे एक ही जगह। पहले हमारा सिस्टम क्या था? पेजहा गांव में, अब पेजहा में संसार डाल दे, मुर्गा की हड्डी पेजहा में, मछली कांटा पेजहा में, अमटहा साग पेजहा में, अमटहा साग रांधे पहली मखना छिलका पेजहा में, रमकेलिया चटका के नहीं है पहले, और रमकेलिया ऐसा चटका नहीं देते थे, चोप रहता था उसपे, वो पेजहा में और सब चीज एक जगह पे डालते थे। कैसा था? केंद्रीकरण। लेकिन उसका क्या करना है? विकेंद्रीकरण, अलग अलग डालना है। तो निपटारा कैसे करना है? विकेंद्रीकरण पद्धति से। ध्यान रखना कैसे करना है? विकेंद्रीकरण पद्धति से। अपशिष्ट जल का निपटारा। अब जो अपशिष्ट जल है, अब अपशिष्ट जल को नाली के माध्यम से ना बहाएं, बल्कि उसका निपटारा कैसे करना है? तो उसका निपटारा करना है बागवानी के माध्यम से। गार्डन लगा दो, वहीं पे चल जाए सब कुछ पानी। ठीक है, सोख्ता बना दो, सोख्ता समझ रहे हो, जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले और फिर से भूजल को रिचार्ज कर दे। तो हमें नाली में देखो क्या होता है, समझना, साइक्लिंग है ना। वाटर रिसाइकलिंग कैसे होता है? जैसे मान लिया आपके घर में आपने भूमि जल का प्रयोग किया,
अब वो आप नहाए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, संसार की चीजों के लिए यूज किए। अब वो पानी आपके नाली के माध्यम से कहां जाएगा? किसी छोटे जगह पे, वहां जाकर के कलेक्ट होगा। उस छोटे जगह का पानी किसी नाले के माध्यम से नरवा, नरवा के माध्यम से किस में जाएगा? नदी, नदी के माध्यम से किस में जाएगा? समुद्र, समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और भी कई कारण है, ऐसी बात नहीं है, और भी कई कारण है। तो यहां पे ये किया जा रहा है कि तेरा तुझको अर्पण, जहां से ले वहीं को समर्पित। हमने भूजल का इस्तेमाल किया, अब हम उसको फिर से दे देते हैं। सोख्ता बना दो ताकि पानी वहीं सूख जाए। देखना गांव में कई जगह पे अपने घर के बाहर बाहर में लोग बनाए रहते हैं, समझ में आ रहा है ना, ताकि पानी वहीं सूखा जाए, वो बाहर फेंकने का नहीं। अब शहर में नहीं बन सकता क्योंकि जमीन ही नहीं है, लेकिन गांव में तो सबके घर में कोलाबारी रहता है, तो कोलाबारी में, इसलिए गांव में नाली जरूरत नहीं पड़ती थी। अब कोलाबारी को भी खा डाले, क्योंकि परिवार बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है मतलब जमीन कम पड़ रहा है, जमीन कम पड़ा मतलब कोलाबारी को भी अब घर बनाना शुरू कर दिए, इसलिए गांव में नालियां बन रही है। नहीं तो गांव में पहले नाली नहीं बनती थी, गांव में घर का जितना पानी है वो सब कोला ब्यारा में जाता था सब जगह पे। तो वही बागवानी और वही सोख्ता, फिर से वही पुराना सिस्टम लाओ बोला जा रहा है, जो सिस्टम पहले किसी जमाने में रहा करता था। ये तो ये लाना, ठीक है। जैविक कचरे का निपटारा अलग ढंग से। जैविक कचरा मतलब जिसको हम बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल कर सकते हैं, जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल होता है, डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाएगा, जहां से आया वहीं को चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसके लिए क्या बनाना? घरेलू नाडेप पिट और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मैंने समझ लेना जी, घुरवा, मोटी भाषा में कहूं तो घुरवा में ही वर्मी कंपोस्ट होता है। अब ये अलग बात है कि हम घुरवा में संसार की चीजों को डाल देते हैं, लेकिन अगर हमने बढ़िया से विकेंद्रीकरण किया है, बराबर बराबर, कि जो घुरवा लायक चीज है वो घुरवा में डाल दिए, और जो घुरवा के लायक नहीं था उसको अलग कर दिए। जैसे मान लिया घर में लोहा टीना प्लास्टिक टूट गया, उसको भी घुरवा में डालोगे क्या भाई? तो उसको कबाड़ी में बेचो, वो जाएगा, फिर से रिसाइकलिंग हो जाएगा। लोहा है, गल करके फिर लोहा बन जाएगा, टीना है, गल करके फिर टीन बन जाएगा, प्लास्टिक है, गल करके फिर प्लास्टिक बन जाएगा। तो वो रिसाइकलिंग होते रहता है, तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां पे कचरे का निपटारा किसके माध्यम से? तो कचरे का निपटारा घरेलू नाडेप। देखो ये नाडेप ऐसे बनता है, ठीक है अजय, घरेलू नाडेप इस प्रकार से। देखना आप सब जगह पे गांव गांव में बना होगा, गांव गांव में सब बना होगा, लेकिन उसमें बेसराम बेसराम कांटा खूंटी जलापाती तेला डाल देते। गांव के नाडेप पे देखना ना, बेसराम बेसराम कांटा खूंटी सबको डाल दे रहे थे। ये घरेलू नाडेप है, ठीक। यहां से क्या होगा? यहां पे जैविक जो है, अब जो जैविक चीजें उसको इसी में डालना है। अब इसमें आदमी राजश्री वास्त्री दुनिया भर की चीजों को डालेगा तो गलत बात है। ऐसे चीजों को डालना है जो डिग्रेड हो जाए, यहीं पे यही समाप्त हो जाए, इधर उधर बिखरे मत। ये और इसी स्वरूप में आपका फिर ये वर्मी कंपोस्ट, अगर इसी में केचुआ वेचुआ डाल दिए तो केचुआ खाद बना बना के सारे कचरे को खत्म कर देगा, और वो हमारे खेत में फिर से काम आ जाएगा खाद के रूप में। तो रिसाइकलिंग हो गया, पर्यावरण में कचरा गया ही नहीं, हमारे काम में आ गया। अगर हमने उसको बाकायदा बढ़िया से अच्छे से क्या किया? सेपरेशन किया, तो विकेंद्रीकरण किया, तो ठीक है, बराबर बराबर सब चीज का समझ में आ रहा है। ये इस प्रकार से, तो इसका वर्मी कंपोस्ट का क्या करना? निर्माण करना। किसके तहत? मनरेगा के तहत। ये मनरेगा योजना के तहत होगा। तो घरेलू नाडेप पिट, पिट मतलब वही डक, ठीक है, और आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करना। तो ये किस योजना से बनेगा? मनरेगा योजना से। गांव गांव में बनाए गए हैं, देखना आप, कई गांव में बनाए गए थे और टूट भी गए। स्वच्छ भारत मिशन। चलो, ऐसा अपशिष्ट जिसका निपटारा घर के स्रोत के अंतर्गत नहीं हो सकता है, घर के अंतर्गत नहीं हो सकता है, उसको क्या करना? संग्रहण केंद्र में उसको बाहर भेज देना। जैसे मान लिया लोहा टीना ये सब है, अब लोहा टीना टूट चुका है, या कुर्सी टूट गई है, या कबाड़ी सामान है, अब उस कबाड़ी सामान को हम घर में तो गड्ढे खोद के कबाड़ी सामान को उसमें ढकेंगे नहीं कि चला जी कुर्सी टूट गया, अब एक कुर्सी टूट गया माटी सोर की दवाई हम दफना देते, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो कबाड़ी सामान है उसको क्या कर देना? संग्रहण केंद्र में। और ये संग्रहण केंद्र संचालित किया जा रहा है। संग्रहण केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो स्वेच्छाधारी, स्वच्छाग्राही है, स्वच्छता, ये है स्वच्छताग्राही है वो, ध्यान रखना। कौन से? स्वच्छता। अरे जैसे स्व सहायता समूह होता है ना, तो स्व सहायता समूह जैसा निर्माण होता है, वैसे स्वच्छता समूह का निर्माण हुआ है, गांव गांव में बनाया गया है स्वच्छता समूह। और वो स्वच्छता समूह में देखना जो दीदियां होती हैं वो रिक्शा के माध्यम से घर घर घूमेंगी, वो ई रिक्शा या रिक्शा के माध्यम से, उस रिक्शा के माध्यम से जाकर के वो घर घर से जितना भी कैसा कचरा, जिस कचरे का निपटारा घरेलू स्तर पर नहीं हो रहा है, ऐसे कचरे को उठाना, और उठाने के बाद इस जगह पे ला करके संग्रहण करना, और संग्रहण करने के बाद उसको छांटना, कौन सा सामान डिग्रेड करने लायक है कि कौन सा सामान कबाड़ी में बेचने लायक है। तो जहां जैसा कबाड़ी में बेचने लायक है वहां बेचते हैं, और इसी से इनका जीविकोपार्जन होता है, इसी से इनको मानदेय, इसी से इनको राशि प्राप्त होती है।
तो इनका खर्चा कैसे चलेगा? तो इनका खर्चा इसी संग्रहण केंद्र के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, या इनको जो उस कबाड़ी में उन सामान को बेचने पर, टूटे फूटे सामान को बेचने पर जो पैसा मिलेगा, उस पैसे से इनका जीविकोपार्जन होता है। किनका? स्वच्छता ग्राही समूह की जो दीदियां रहती हैं उनका। तो उनको ये राशि यहाँ पे वो लोग बेच करके उससे राशि कमा सकते हैं, कलेक्ट कर करके। लेकिन आपको लगता है कि उनको ऐसा कबाड़ी सामान कोई देगा? लोहा टीना कोई देगा? खुद बेच देंगे जी। इस गांव में लोग सक्रिय नहीं रहते, गांव में लोग इसलिए सक्रिय नहीं रहते हैं। रहा सवाल नगर पालिका का, तो नगर पालिका में अलग से सैलरी दी जाती है, इसलिए नगर पालिका में सक्रिय रहते हैं। घर को खटखटवा के कचरा लेकर के जाते हैं, अलग से टिप भी देते हैं उनको। कई लोग महीने में अलग से उनको टिप भी देते हैं, जो भी 2 4 5 जितना भी देते होंगे, 100 200 500 50 100 200 जितना देते होंगे, उनको टिप भी देते हैं। चलो, तो संग्रहण के समझ गए। किसके लिए संग्रहण केंद्र? ऐसा कचरा, ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसका निपटारा घर पर नहीं हो सकता, उसको संग्रहण केंद्र भेजना है। और संग्रहण केंद्र में जाने के बाद वहां से फिर उसका छटनी होगा, और छटनी होने के बाद फिर जहां जिसको जैसा रिसाइकलिंग करना है वैज्ञानिक तरीके से उसको रिसाइकलिंग कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। चलो, तो कितना हो गया? 3 हो गया हमारा। पहला, व्यक्तिगत तौर पर शौचालय का निर्माण, व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर शौचालय का निर्माण। दूसरा, सामुदायिक शौचालय जगह जगह पे भी रहना चाहिए, पब्लिक जगह पे, पब्लिक टॉयलेट जिसको बोलते हैं वो भी रहे। और तीसरा हम आगे कहां पे? नहीं, तीसरा तो हमारा ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन वाला है। ठीक है, कि कहां पे ठोस और कहां पे ये। चौथा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो प्लास्टिक के वेस्टेज को कैसे मैनेज करना है। इतने बड़े पैमाने पर दिन भर जो डिस्पोजल आइटम निकल रहा है, चाहे वो गुटखे का पाउच हो, चाहे किसी प्रकार का रैपर हो, या किसी प्रकार का प्लास्टिक की बॉटल्स हो, इन सारे प्लास्टिक की बॉटल्स का हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, इसी को देखना है। ये प्लास्टिक वेस्ट, ये सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में, खास करके शहरों में। गांव में तो उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांव भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो देखो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या है। देखो, सबसे पहले इसके लिए जागरूकता सृजन प्रोग्राम। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जागरूकता सृजन प्रोग्राम, अर्थात प्लास्टिक से होने वाली हानि को जन जन के सामने जाकर के बताना। अब आप कितना भी बताओ, लोग कहां समझते हैं। तो प्लास्टिक से होने वाली हानि को बताना एक, और दूसरा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करने के लिए हतोत्साहित करना। यहां पे ये काम भाई सबसे पहले तो जागरूकता करें। अगर कोशिश की जाती है, अगर प्रिवेंटिव कोई काम हो सके, ऑलवेज से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज सेड कहा जाता है, तो प्रिवेंशन रखना है। पता चलता है कि अगर प्लास्टिक का हम इस्तेमाल ही ना करें तो इन्वायरमेंट में प्लास्टिक जाएगा ही नहीं। तो पहली बात तो यह कि प्लास्टिक से होने वाली हानि से लोगों को बताना। अब सबको पता है कि प्लास्टिक से होने वाली हानि है, लेकिन फिर भी दुकान में जाने के बाद पन्नी मांगते ही हैं। तो पढ़े लिखे हो हैं कैसे तिवारी? दुकान में जाने के बाद पन्नी मांगती हो? नहीं मांगती होगी। तो अब बोलेगी कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो क्या काम कर ग्रेजुएट होने का? क्या काम बताओ? हाँ, सीधी बात है। तो लोग अभी भी मतलब बोलने का है, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा। घर में शादी ब्याह होता है, देखेंगे जाकर के दुकान में, एक दिखाएगा वो कागज वाला गिलास और एक दिखाएगा वो डिस्पोजल वाला गिलास। अब कागज वाले गिलास और डिस्पोजल गिलास की कीमत में ज्यादा नहीं, 15 से 20 रुपए का फर्क रहेगा। अब वो कैलकुलेट करेगा, मान ले 3000 गिलास लगेगा, तो एक में 15 गए 2500 भाई वही दे दे प्लास्टिक वाला लो। ये नहीं कि कागज वाला ले लिए, कागज वाला छोटा भी रहता है, पानी की खपत कम रहेगी। हाँ, आदमी बड़ा गिलास पाएगा तो आधल पी आधल फेंकी, छोटा गिलास दोगे तो कम ही पिएगा। जैसे कप नहीं आता जी छोटा कप चाय का। हाँ, अब कई लोग कप को ऐसे लिए रहते, कई लोग के घर में जाना राक्षस बराबर कप देते, कबड़ कप जाना वाला चाय नहीं सिरा है, तो चाय जैसे पियो, इतना बड़ा कप में छोटे 5 रुपए वाला अलग अलग रहता है, देखे ना चाय। चलो, तो 150 ml 100 ml कैसा आता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को क्या करना, कम करना, ये एक जागरूक कार्यक्रम। दूसरा, प्रबंधन। अब पहले इनिशियली स्टेज पे हमें जागरूक कर लेना है, कुछ बात यहां से बन जाएगी। दूसरा क्या करना है, हम क्या समझ रहे हैं कि दूसरा चरण जो आया स्वच्छ भारत मिशन का, वहां पे कैसे कैसे किन किन उद्देश्यों को के तहत मिशन प्रोग्राम जो है, स्वच्छता मिशन का जो प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। ठीक। दूसरा देखते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे। तो देखिए, प्रबंधन करने के लिए विकासखंड स्तर पर ध्यान रखना ना, कौन से स्तर पर? विकासखंड स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना। हर एक विकासखंड के स्तर पर जितने भी जनपद पंचायत हैं, जितने भी विकासखंड हैं, ठीक है, जनपद पंचायत विकासखंड, उस स्तर पर एक एक प्लास्टिक मैनेजमेंट, ठीक है, प्लास्टिक प्रबंधन। अब यहाँ पे प्लास्टिक प्रबंधन कैसे होगा? हो सकता है उसको रिसाइकलिंग करके रोड बनाए, रिसाइकलिंग करके उसको और अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, टुकनी उकनी जो भी बनाते हैं, टुकनी हो गया, खिलौना हो गया, ये सब चीजों का निर्माण करना।
कहां पे होगा? विकास खंड स्तर पर। तो पहले जागरूक करना है। देखो भाई ऐसा मत करो, अरे सन्नी देओल बोलता है ना, पहले बात फिर लात। सन्नी देओल कहते कि कौन कहते? क्यों साहू जी? पहले बात फिर लात की पहले लात फिर बात? पहले बात फिर, ठीक, ये कौन से मूवी का डायलॉग है ना, तो वैसे ही पहले समझा दो। नैच मानिस प्रबंधन करवाएंगे भाई, ठीक है, आप यूज कर ही रहे हो, उसके बाद भी लोगों को अवेयरनेस फैलाने का क्या मतलब? मेरा कहना यह रहता है, आप जाकर के इंडस्ट्री को सील करो ना, नौटंकी का है करने का, जबरदस्ती है तो जाकर के सीधा इंडस्ट्री को, अरे जरियल खत्म करना जी। न रहे बांस न बजे बांसुरी, बांसे नहीं रहे बांसुरी का हाल बाजी। अतः है कि वे बांस बनाता बांसुरी तो बाबेच करिए। प्लास्टिक अगर बनेगा तो लोग डंपिंग करके रखेंगे और मार्केट में तो आएगा। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बंद करने से कुछ नहीं होता। आप अगर चाहते हैं तो आप उस इंडस्ट्री को ही सील कर दीजिए, अवैध घोषित कर दो कि यहाँ पे भाई जैसे परमाणु कोई कोई परमाणु परीक्षण कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता क्या? मान लिया चाहे परमाणु परीक्षण करूंगी, कर सकती क्या? बस तो वैसे ही प्लास्टिक की इंडस्ट्री को कर दो आप कि कोई भी प्रकार का प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होगा। अगर करेंगे तो जो डिग्रेडेबल हो वही प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। जैसे शॉपिंग मॉल वाले देते हैं, वो प्लास्टिक की क्वालिटी अलग होती है, वो डिग्रेडेबल होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये पन्नी जो आता है काला वाला केला लेके आते हो जिसमें सेव अंगूर वो प्लास्टिक कहाँ खत्म होने वाला है? वो तो गया, वो हर समय के लिए स्थायी रहेगा। आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, प्लास्टिक का अस्तित्व खत्म नहीं होता, ऐसा है कहानी। तो प्रबंधन करना किस स्तर पर? विकास खंड स्तर पर। इसके लिए कितना खर्च कर रही है सरकार? 16 लाख रुपए प्रति इकाई। हर एक विकास खंड में अगर ऐसा इंडस्ट्री बन रहा है, अगर ऐसा मैनेजमेंट इकाई बन रही है, यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वो यूनिट जहां पे स्टैब्लिश करेंगे उसके लिए सरकार प्रावधान करेगी कितना? 16 लाख। इस प्रकार से वो लोग वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। कहाँ सीसी पन्नी बोतल कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, कहाँ किसको रोड बनाएंगे, कहाँ कैसे टुकनी बनाएंगे, कहाँ किसको वो गार्डन वार्डन वाल बनाते नहीं है, अरे लटका करके दारू बोतल मैनेजमेंट देखना। वो पिकनिक जगह कहाँ है? देवरी में, वो टांग दे कलर भर भर के ऐसा है तो वैसा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब वहां पे गए जी या देखे लोग कि थोड़ा पी पी के रख दिए हैं, तो मैं कलर वाल बना के टांग कतका बढ़िया सुघर दिखते। वो साइन है वहां के, जैसे लिखा नहीं था हमर जानगीर वाला, वैसे वहां पे फोटो खिंचा माने अच्छा हमर देवरी, बॉटल लटके माने आदमी जान रहा था, लिखे की जरूरत नहीं, हमर देवरी। तीसरा, प्लास्टिक कचरे को जलाए जाने पर प्रतिबंध। अब आदमी क्या करते हैं, आज बिहार हो इसकल माचिस मारते हैं तो बात तो बराबर है, कान को ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, बात तो बराबर है। तो आप मृदा प्रदूषण ना कर करके ध्वनि वायु प्रदूषण कर रहे हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी जो होती है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, हरित अभिकरण बोलते हैं जिसको, एनजीटी। एनजीटी और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कचरे को जलाया जाना कानूनी अपराध है। अब देख लो, जो जो जलाते हो उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लास्टिक कचरे को जलाया जाना क्या है? अपराध है जी, प्रतिबंध है, नहीं कर सकते, आप नहीं जला सकते। यहां भी प्लास्टिक कचरे को फेंकना अपराध है। अपने अपने पॉकेट में लेके जाया करो। चॉकलेट कैडबरी खा रहे हो, अपने लिए खा रहे हो, यहाँ के लिए नहीं हाँ, चुपचाप अपने अपने बैग में पकड़ा करो और चुप लेके जाया करो, चाहे हो राधा सौंफ ही क्यों ना हो हाँ, ये नहीं कि चॉकलेट रैपर को बोल रहे, राधा सौंफ को थोड़ी नहीं बोले थे खा की कर फेंक दे, कोई प्रकार का राधा सौंफ नहीं। ये तीसरा हो गया हमारा, आगे बढ़ जाए, हो गया। चलो फिर आता है हमारा चौथा, फीकल स्लज मैनेजमेंट। ठीक है, चौथा देखो, फीकल स्लज मैनेजमेंट। फीकल स्लज मैनेजमेंट, फीकल किसको बोलते हैं? जो टॉयलेट होता है उसको फीकल कर देते हैं, जब उसका अगला प्रोसेस हो जाता है उसको फीकल। इसका कैसे मैनेजमेंट करना है? फीकल स्लज मैनेजमेंट, इसको समझना बंद कर दे। देखो फीकल स्लज मैनेजमेंट में कहानी क्या है। इसके लिए हमें बनाना है लिचपिट शौचालय। पहली बात तो ये, कौन सा शौचालय? लिचपिट शौचालय। अभी देखना 2 टाइप का शौचालय है। हम यहाँ पे जो 5वें नंबर का जो उद्देश्य हम लेकर के चल रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत, पहला हमारा था व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, दूसरा हमारा था क्या? सामुदायिक स्वच्छता परिसर, तीसरा हमारा क्या था? तीसरा, चौथा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट।
तो ठोस का भी कर लिया हमने, लिक्विड का भी कर लिया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमने कर लिया। पांचवें नंबर पे आते हैं हम लोग फीकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसका कैसे करेंगे? जो इतना फीकल्स जो निकल रहे हैं टॉयलेट से, उस फीकल्स का मैनेजमेंट कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका निपटारा कैसे करेंगे? तो आप देखो, सबसे पहले इसके लिए समझो दो प्रकार का शौचालय होता है, एक होता है लिच पिट वाला और एक होता है सेप्टिक टैंक वाला। कितना होता है? दो प्रकार का, एक लिच पिट और एक सेप्टिक टैंक वाला। समझना कहानी को। ये आपका सेप्टिक टैंक वाला है। सेप्टिक टैंक कहने का मतलब अगर हमने चारों तरफ से बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर दिया, घोल पिला करके सीमेंट मार के नक्की कर दिए, ये कहलाता है कैसा? सेप्टिक टैंक शौचालय। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस प्रकार का शौचालय फुलफिल होता है तो नगर पालिका से या कहीं से गाड़ी आएगी, सक्शन पंप के द्वारा उसको सक किया जाएगा, और जितना भी फीकल्स था, ठीक है, डिग्रेड होने के बाद जो टॉयलेट डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड होने के बाद उसको फीकल कहते हैं, ध्यान रखना। तो जो फीकल है उस फीकल को खींचने के बाद किसी और अन्य जगह पे ले जाकर के डिस्पोज कर देना। ये तरीका अभी भी है ना, बहुत जगह पे चल रहा है, इनफैक्ट नगर पालिका क्षेत्र में तो चलता ही है, गांव में तो थोड़ा रह करके देखने को मिलेगा। तो यहां पे ये वाले को प्रमोट नहीं करना है, ये नहीं, ठीक है। जहां पे हो सके यहां पे इस तरह का लिचपिट शौचालय। तो लिचपिट शौचालय क्या होता है? जैसे लिचपिट शौचालय है, ठीक है, तो लिचपिट शौचालय में इन माध्यम से, इनमें ये यहां पे उसको प्लास्टर नहीं करना है, गड्ढे बनाने हैं मिट्टी के, और मिट्टी के गड्ढे बनाने के बाद उसको मिट्टी में ही मिला देना है। न इसके फ्लोर पर फ्लोरिंग हो और न इसके किनारों पर कोई फ्लोरिंग हो। इसके किनारों पर ऐसे 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 गड्ढा छोड़े, मतलब जगह छोड़े रहते हैं, ताकि उसमें जैसे इधर से पानी और मटेरियल आया तो आने के बाद वहां पे वो डिग्रेड हो जाए, वहीं पे मिट्टी में ही मिल जाए, अलग से वो कलेक्ट मत होते रहे यहां से। और कलेक्ट यहां पे क्या होता है? सेप्टिक टैंक में कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद उसको बाद में निकालते हैं। अब ये 10 साल में हो, 20 साल में हो कि 25 साल में हो, ये एक तरीका होता है। और ये एक तरीका लिचपिट वाला। समझ में आ रहा है? लिचपिट वाला, इसको और क्या नाम देते हैं जी, भूल रहा हूं मैं इसका, मतलब कॉमन टर्म में ना, गांव में देहाती भाषा में इसको और कुछ नाम से जानते हैं। ये तो लिचपिट आपका इसका तो जेन्युइन नेम हो गया, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है मुझे वो शब्द। कई लोग इसका काम वाम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं इसके, क्या शौचालय बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है। समझ गए लिचपिट क्या है? नहीं समझ में आया? हाँ, तो जहां पे इस तरह का टैंक बनेगा, जहां पे मिट्टी में ही, अब ये कभी नहीं भरेगा, ये कभी नहीं भरता ना, इसको कभी सफाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना हो रहा है वो सब के सब मिट्टी में मिल जा रहा है, खत्म, डिग्रेड हो जा रहा है वहीं को वहीं, ऐसा गड्ढा बनाए रहते हैं। तो कभी कभी डबल लिचपिट होता है, कभी कभी सिंगल लिचपिट वाला होता है, और ये होता है सेप्टिक टैंक, जहां पे उसको कलेक्ट कर करके रखते हैं। समझ गया बात को? चलो, अब इसी में ना हाईटेक तरीका से बनाते हैं एक और, ये तो है सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक में लगा देते हैं सोख्ता। हाँ, यहां से जाएगा इसमें, इसमें जाएगा इसमें, अब यहां से एक पाइप निकाल करके उसको बना देंगे ऐसा, तो वो जाकर के पानी सूख जाएगा। ऐसे ऐसे वाले टॉयलेट को भी साफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, इकोनॉमिकल फ्रेंडली, मतलब सॉरी, इकोलॉजी फ्रेंडली होते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते, सॉरी। समझ में आ रही बात? किसकी? सेप्टिक टैंक और लिचपिट की। ये दो टाइप के शौचालय, तो दोनों टाइप के शौचालय बना करके क्या करना है? फीकल स्लेज को मैनेज करना है। ये हो गई कहानी दोनों की, ठीक है। फिर आता है रेट्रोफिकेटिंग, 6वां नंबर हमारा। रेट्रोफिकेटिंग क्या है? तो रेट्रोफिकेटिंग कुछ नहीं है, जहां पे जिस शौचालय में, ठीक है, सेप्टिक टैंक शौचालय को लिचपिट से जोड़े जाना, यही जो मैंने अभी बताया, उसको रेट्रोफिकेटिंग कहेंगे। नहीं समझ में आया? हमने बनाया था, मान लिया कोई सेप्टिक टैंक, क्या बनाया था? सेप्टिक टैंक। अब उस सेप्टिक टैंक को हमने कर दिया और एडवांस। क्या एडवांस? कि उसमें हमने ये वाला सिस्टम भी लगा दिया कि अगर इसमें पानी एक्स्ट्रा होता है, उस पानी को पाइप के माध्यम से किसी गड्ढे में डाल दिया जाए, ठीक है, किसी लिच पिट में डाल दिया जाए। तो अगर ऐसा बना दिया जाए तो उसको कह देंगे रेट्रोफिकेटिंग। नहीं तो करते क्या पता है आपको? अरे लग रहा होगा कि हाँ ऐसे तो बनता है, ऐसा ही नहीं बनता। शहरों में देखना, टॉयलेट को नाली से जोड़ देते हैं। हाँ, मोस्टली बता रहा हूं भाई, समझना बात को। ये चीजें गांव में देखने को नहीं मिलती, लेकिन शहर में जो नालियां रहती, बड़ी बड़ी नालियां, तो आदमी टॉयलेट को सीधा सीधा जोड़ दिया किससे? हाँ, अब जितना भी वेस्ट है सब नाली में बह रहा है, ये आलम देखने को मिलता है। अब नाली में बहने के बाद वो नाली के माध्यम से फिर जल प्रदूषण होगा। तो ऐसा जल प्रदूषण क्यों करना? मिट्टी का चीज मिट्टी में मिला देना, ज्यादा अच्छा है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से लिचपिट वाले शौचालय सबसे अच्छे हैं। और जहां पे लिचपिट वाले शौचालय नहीं बने हैं, जिन जगहों पे, जिन स्थानों पर नहीं बना है, उस जगह पे क्या कर देना? रेट्रोफिकेटिंग कर देना। और रेट्रोफिकेटिंग करने के बाद ये हाइब्रिड हो गया, मतलब इसमें ये वाले गुण आ गए। तो इससे क्या हो जाएगा? वेस्ट जो रहेगा वो बाहर में नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। समझ गया रेट्रोफिकेटिंग? हाँ, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है गोवर्धन। ठीक है, तो गोवर्धन में देखो, जितना भी गोबर ओबर हो रहा है उसको बायोगैस बना लो, और बायोगैस बनाने के बाद
उसका खाने बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोगैस के इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर को या गोबर के अलावा कोई भी और अपशिष्ट है। ऐसा नहीं कि केवल गोबर से ही गैस बनेगा, बायो अपशिष्ट होते हैं उससे भी गैस बनता है। सब्जी वब्जी से भी लोग सड़ा वड़ा करके बना देते हैं, सब्जी के छिलके से देखना बना देते हैं, उसको भी डाल देते हैं इसमें, सब्जी के छिलकों को भी डाल देते हैं। तो कोई भी जैविक अपशिष्ट है, जैविक अपशिष्ट ध्यान रखना, तो कोई भी जैविक अपशिष्ट है वो जैविक अपशिष्ट जो डिग्रेड हो सकता है, जिसको कीड़े मकोड़े कोई भी खा सकते हैं। प्लास्टिक को नहीं खा सकते, लेकिन इनको खा सकते हैं, कोई ना कोई खा ही सकता है। तो जिसको कोई खा सकता है, कोई जीव खा सकता है, उसको जैविक अपशिष्ट कर देंगे। तो जैविक अपशिष्टों को क्या करना, बायोगैस में परिवर्तित करना, और बायोगैस में परिवर्तित करने के बाद उसी से ऊर्जा उत्पादन करना और उसे खाना वाना बनाने में इस्तेमाल करना। तो ये गोवर्धन परियोजना का संचालन किया जा रहा है। 7वां नंबर, ये आपके 7 मेन उद्देश्य थे स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के, जो कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर के 31 मार्च 2025 तक संचालित हुआ है। ये आपका स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 चरण द्वितीय। ठीक, अब इसके लिए प्रावधान कितना है, तो इसके लिए प्रावधान है 50 लाख। एक जिले में ना, ध्यान रखना, एक जिले के अंतर्गत मैक्सिमम अधिकतम 50 लाख राशि खर्च करने हैं एक जिले के अंतर्गत, उससे ज्यादा का बजट का प्रावधान नहीं है। तो बायोगैस के लिए या गोबर से चलने वाला जो गोबर गैस प्लांट होता है या गोबर गैस जो संयंत्र बनेगा, उस गोबर गैस संयंत्र के लिए एक जिले के भीतर या एक जिले के अंदर अधिकतम 50 लाख की राशि स्वीकृत हो सकती है। अब वो राशि चाहे जिले के एक ही गांव में हो, चाहे 10 गांव में हो, चाहे अलग अलग जनपद पंचायत में हो, अलग कहानी, ये भी कर सकते हैं, ये भी स्वीकृत होगा। अब किसका स्वीकृत होगा, जो हितप्रीत रहेंगे। समझ आ रहा है ना, जो सैंक्शन करने वाली जो बॉडी है उसके हितवा रहेंगे, उन्हीं लोग का होगा। तो 50 लाख में कितना बन सकता है, अब उसकी राशि होगी, जो भी जितना लागत आता होगा उस लागत के हिसाब से इतने राशि तक आप बनवा सकते हैं एक जिले के भीतर में। अब चाहे एक जिले के भीतर में 100 लाभार्थी हो, 50 हो या 200 हो, ठीक है, उनमें आपको 50 लाख तक के खर्च करने हैं, उसके बाद उससे ज्यादा का खर्च नहीं करना। समझ गए, आया ना। ये हो गया हमारा गोवर्धन 7 नंबर का। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं प्रचार प्रसार के लिए। अब भाई इतना सब चला रहे हैं तो लोगों को बताना पड़ेगा, हागा पार पार के प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो सोच लो, प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी परियोजना आएगी, जो भी परियोजना आ रहा है, उस परियोजना के लागत का 3% जो है वो स्वच्छ भारत मिशन में गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल के गाना बजाना है। देख 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 ऐसा कर गाना नहीं चलता है, भारी मस्त गाना है। वो डायलर टोन रख लेते हैं, मिलती, लेकिन आदमी नगर पालिका कर्मचारी समझ, लेकिन गाना बढ़िया है। एक तो और गाना है, 2 ठो, जिद है जुनून है, क्या है गाना, धरती को स्वर्ग बनाना है, ऐसे चलता है ना। भारत को स्वच्छ बनाना है, हाँ देखिए बातें, धरती स्वच्छ है, भारत स्वच्छ हो जाए। समझ गए, गंदगी फैलाने वालों। तो इन लोगों के लिए प्रचार प्रसार, मतलब मैं यहां पे बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा करना है, 3%। या आप लोग भी किसी को बताते होंगे तो 3%। फ्लैक्स वैक्स बनवाना है, नाटक नुक्कड़ देखना समय समय पर होते रहता है, ये सब करते हैं। और इन सब के लिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए राशि खर्च की जाती है, कितनी, 3%, जो भी परियोजना लागत है उसका। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं।